क्वेश्चन भी करेंगे, हाँ उधर जो आपने कुछ करना नहीं होता ना। चल आज साथ साथ सिलेबस भी तो कवर करना है ना। एक क्वेश्चन करेंगे फिर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे फिर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ये चलता रहेगा हमारा पैटर्न। हमारे पास टाइम है, सुकून से करेंगे, सारे क्वेश्चन करूँ, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे बिजनेस के हों चाहे सैलरी के होंगे। मतलब दो अगर सिमिलर हैं तो वो तो नहीं, लेकिन जो भी नए क्वेश्चन होंगे जिनमें भी नई नई बात आती जाएगी सारे करवाते जाएंगे, मैं करवाऊंगा। जरा आइएगा, पिछले 2 साल में टैक्स पे किया था, बस बेटा बस, पिछले 2 साल में टैक्स पे किया था, लिहाजा अब रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड, यहां तक हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा कि किस किस बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है। जाहिर है कोई बंदा कहता है भाई तुमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी, वो कहने मेरे पे बनता ही नहीं है। तो क्या देख ले इन शर्तों में से कहीं पे आता नहीं। नंबर 1, वो कंपनी है तो लाजमी तौर पर रिटर्न फाइल करनी, चाहे इनकम है नहीं है, लाजमी तौर पर रिटर्न फाइल करनी है। अगर वो अदर देन कंपनी यानी एओपी है और या इंडिविजुअल है तो 4 लाख से इनकम बढ़ गई तो रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन अगर बिजनेस में है और इंडिविजुअल है तो 3 लाख से, नीचे लिखा हुआ 3 लाख से इनकम बढ़ गया तो रिटर्न फाइल करनी है। हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न फाइल करनी है। और अगर ना भी बताता तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हमने ऐड किया हुआ था कंपनी की डेफिनेशन में, तो हम इनसे रिटर्न फाइल वैसे भी करवा लेते। हर वो बंदा चाहे उसकी 10 रुपए इनकम हो, लेकिन हो सब्जेक्ट टू क्या, फाइनल टैक्स। इसका मतलब है हर बंदा जो प्रॉफिट ऑन डेट ले रहा है 5 मिलियन से कम, हर वो बंदा जो कंपनी से डिविडेंड ले रहा है उसके रिटर्न फाइल करनी है। पिछले 2 सालों में किसी एक साल में टैक्स पे किया, रिटर्न फाइल करनी है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस क्लेम कर रहा है, रिटर्न फाइल करनी है। अब जरा आगे चलते हैं, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी, फ्लैट भी हो सकता है, प्लॉट भी हो सकता है और जो है बिल्डिंग भी हो सकती है। तो क्या कह रहा है, अगर फ्लैट को अलहदा कर देगा बाद में तो हम अलहदा कर लिखेंगे, अदरवाइज अभी तक सारा कुछ मौजूद है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका लैंड एरिया है 500 स्क्वायर यार्ड। यार्ड को क्या कर ले, जो है अंडरलाइन कर दे, कहीं पे फीट कह देता है, कहीं पे यार्ड कह देता है, तो ये आपने रट्टा लगाना है। अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड्स, इसको कन्वर्ट कीजिएगा मरले में या कनाल में तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि कितना कह रहा है। 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा की है तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। या आर है, ओन्स एनी फ्लैट, इसका मतलब है ऊपर वाली प्रॉपर्टी से फिर फ्लैट निकल गया। आपका घर है, आपकी बिल्डिंग है, आपके प्लॉट है और उसका एरिया 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है, या लैंड है 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है, तो आपने हर साल रिटर्न फाइल करनी है, चाहे इनकम है या नहीं। या फिर आपके पास फ्लैट है और वो म्यूनिसिपल एरियाज में आते हैं। एक होती है फेडरल गवर्नमेंट, एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कमेटी होती है शहर की हदूद में। अगर आपके पास फ्लैट है और वो म्यूनिसिपल कमेटी यानी शहर की हदूद में आती है, देहातों में म्यूनिसिपल कमेटी का एरिया नहीं होता। आप शहर से निकल गए, म्यूनिसिपल कमेटी की हद खत्म हो गई, म्यूनिसिपल लिमिट्स खत्म हो गई, उसके बाद जो है वो कौन से वाला रूरल एरिया शुरू हो गया, अर्बन एरिया खत्म हो गया। तो फ्लैट आपके पास कहाँ पे हो, म्यूनिसिपल लिमिट्स में, तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। इसके लिए कोई एरिया नहीं बताया। इसका मतलब है फ्लैट चाहे बहुत बड़ा हो या छोटा हो आपने रिटर्न फाइल करनी है। या आपका फ्लैट है इन किस में, एरिया इन अ कंट्रोल, चाहे वो म्यूनिसिपल में आए या ना आए, कैंट में आ जाए तो भी आपने रिटर्न फाइल करनी है। या फिर किस में आए, इस्लामाबाद में, तो म्यूनिसिपल लिमिट्स में, शहरों की म्यूनिसिपल लिमिट्स में हो पूरे पाकिस्तान में फ्लैट, या फिर कहाँ हो, कैंट में हो या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हो, तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। एरिया का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है इमूवेबल किसके, फ्लैट के अलावा, तो उसके लिए एरिया उन्होंने डिफाइन कर दिया, कितना है, 500 स्क्वायर यार्ड्स, फीट नहीं यार्ड्स। आगे चलते हैं।
ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। रेटिंग एरिया में कुछ है पोस्ट इलाके, आपके समझने के लिए कंसेप्ट बहुत बड़ा है, जो है उनको उसने क्या कह दिया है, रेटिंग एरिया मतलब डीएचए वगैरह। लैंड एरिया कितना हो, 500 स्क्वायर यार्ड हो। पहले ये डिफरेंट था, अब इसको भी 500 कर दिया, इसको भी 500 कर दिया। तो अगर आप इसमें नहीं भी आ रहे और आपकी 500 स्क्वायर यार्ड्स हैं तो दोनों हैं। एक है रेटिंग एरिया में, किस में हो, रेटिंग एरिया में कितनी हो, 500 स्क्वायर यार्ड हो या आपकी क्या हो, 500 स्क्वायर यार्ड हो, तो आपने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, चाहे रेटिंग एरिया हो या ना हो। तो पहले ये डिफरेंट थे, अब इन दोनों को सेम कर दिया। तो मैं कहता हूं अगर आपका रेटिंग एरिया में या कहीं भी 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। क्लियर है? पहले इन दोनों का एरिया अलग था तो ये अब ये रिडंडेंट हो गई, ये पॉइंट नंबर 4 जो है अब ये रिडंडेंट हो गया। तो क्यों? क्योंकि यहां से रेटिंग एरिया हो ना हो, बस 500 स्क्वायर यार्ड हो तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। खैर आगे चलते। ओन्स फ्लैट, कौन से वाले, रेटिंग एरिया में, हैविंग कवर्ड एरिया कितना, 2000 स्क्वायर फीट है। तो कुल मिला के बात, हाँ यस ये भी अभी भी रह रहा है। वैसे इन 3 जगहों पे कोई फ्लैट हो, एरिया का कोई जिक्र नहीं, लेकिन अगर इनके अलावा किस में हो, रेटिंग एरिया में हो, तो वो 1980 स्क्वायर फीट का है तो आपने रिटर्न फाइल नहीं कर। कब तक करनी है, जब 2000 स्क्वायर फीट या इससे ज्यादा का एरिया हो फ्लैट का, आपने रिटर्न फाइल। कुल मिला के बात करने लगा, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेटिंग एरिया में हो 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की, आपके पास फ्लैट हो रेटिंग एरिया में 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा, या आपकी म्यूनिसिपल लिमिट्स, कैंट या इनमें कहीं पे फ्लैट हो, प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, कवर हो गई। क्लियर हो गया? तो ये आपने रिटर्न फाइल करनी है, इनको इस तरह से याद रखना है। आगे चलते, अगर आपके पास मोटर व्हीकल है और 1000 सीसी से ज्यादा है, इसका मतलब है 1000 सीसी तक अगर आपके पास गाड़ी है तो आपने रिटर्न फाइल नहीं करनी। अब जरा बताइएगा, इधर से छोटे मोटे से क्वेश्चन बनाते। एक बंदे की इनकम है 3.5 लाख और उसके पास गाड़ी है 800 सीसी, उसे रिटर्न फाइल करनी है। अब दोनों को अलग-अलग देखो ना। अगर तो उसकी इनकम बिजनेस है तो 3 साल से ऊपर करनी है, अगर बिजनेस के अलावा बाकी इनकम है तो 4 साल से कम है, इस बेस पे तो नहीं करनी, साइड पे कर दे। अब गाड़ी पे आ जाए तो इस तरह से करना है, इकट्ठे नहीं देखने। गाड़ी पे क्या होता है 1000 से। अब जरा सुनिए, एक बंदे की इनकम है 3.5 लाख, गाड़ी है उसके पास 1100 सीसी और उसके पास फ्लैट है रेटिंग एरिया में 1500 स्क्वायर फीट का। अब जरा बताएं, सबसे पहले इनकम की बेस पे तो नहीं करनी, गाड़ी की बेस पे करनी है, और किसकी बेस पे, फ्लैट। तो कुल मिला के बात है कि उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही करनी। क्लियर है? 2 जगह से बच गया, 1 जगह पे पकड़ा गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। जी जी बोले जी। हाँ मम्मी रिटर्न वापस जी आज बताएंगे। ये क्वेश्चन जैसे खत्म होगा मैं आपको बताऊंगा रिटर्न क्या हो, ठीक है, और पूरे का पूरा फॉर्मेट के साथ बताऊंगा, ठीक है। ओके, यही वाला काम करते हैं। हैज ऑब्टेन इनकम टैक्स 750 रिटर्न इस सीजन में की हमने, इंडिविजुअल की, ठीक है, ठीक है, और कंपनीज की अभी आनी है 31 दिसंबर को, ठीक है जी। ट्रेड भी खिलाई है जिन्होंने की है,
पिछले दफा 850 थी, मनहूस 100 तेरी दुआओं का सदका। चल ठीक हो गया। तो कहने से मुराद है यही काम करते हैं। आगे कंपनी आएगा, वो भी कोई तकरीबन कोई 200-250 होंगे एंड सो ऑन। ऑडिट चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो दिसंबर में कंपनी होती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन दौरान क्या होते हैं इंडिविजुअल के रिटर्न, ये आपको पता है। तो जी बेटा, हाँ अच्छा, इस तरह से इधर से नीचे नीचे कर चले। बस ठीक, अभी इसके कान को ठंड लग जाए। चले ठीक, चले क्या ना, ये मजबूत है, ठीक है। चले ठीक हो गया, ओके। एसी मेन प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब हम छोटे चले तो ठीक ठीक है, ठीक चले आ जाए, ठीक है आ जाए। ओब्टेन नेशनल टैक्स नंबर, जिसने एनटीएन बना लिया वो सारी जिंदगी रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। चलें आगे चलते। होल्ड्स कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन, आपको पता है कि होता है डोमेस्टिक बिजली का कनेक्शन, एक होता है कमर्शियल, एक होता है इंडस्ट्रियल। वो 3 फेज वो फिर जो है बड़ा वो इंडस्ट्रियल हो जाता है। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ एनुअल बिल एक्सीड, कौन से वाला, पूरे साल का बिल इकट्ठे करेंगे और देखेंगे। एक तो अगर आपका बिल 10 लाख हो और आपने डोमेस्टिक वो लिया हुआ है कनेक्शन, फिर नहीं होगा। दोनों शर्त पूरी हो। नंबर 1 कौन से वाली बेटा, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हो और एनुअल बिल एक्सीड को अंडरलाइन कर दे। अगर 5 लाख भी हुआ वो इधर घुमाएगा आपको। अगर उसने क्वेश्चन बनाया हो वो कहेगा बिल 5 लाख है, फौरन आपके जहन में आएगा 5 लाख तो लिखा हुआ था भाई, एक्सीड 5 लाख, इसका मतलब है 5 लाख 1 रुपया भी हो गया तो फिर आपने रिटर्न फाइल करनी है। अगर वो बनाएगा तो इस तरह से बनाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये देखिए 500 स्क्वायर यार्ड्स आर मोर, ये भी शामिल है या इससे ज्यादा। यहां पे सिर्फ क्या वर्ड यूज हो रहा है, एक्सीड। तो आपने बहुत डिटेल से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। चलें आगे चलते। तो अब तक जो हमने पढ़ा है कि उसके मुताबिक ये कि अगर नेशनल टैक्स नंबर है या आपके पास क्या है कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है और आपका बिल भी अच्छा खासा आ रहा है, तकरीबन कुछ 40,000 रुपये पर मंथ या इससे ज़्यादा, तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। अब आपकी इनकम है नहीं है, वो अलग सब्जेक्ट है। टैक्स पेएबल बनता है, आपने देखा कभी रिफंडेबल बनता है, कभी पेएबल बनता है, कभी नॉट पेएबल बनता है। तो ये वो लाजमी नहीं है कि टैक्स पेएबल हो, रिटर्न फाइल करनी है, हिसाब देना है। इज अ रेजिडेंट पर्सन, पाकिस्तान का रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट कोई बाहर वाला बंदा भी हो सकता है, ये बाहर वाला बंदा भी हो सकता है। क्या पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट हो सकता है? यस, पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट हो सकता है, बाहर का बंदा रेजिडेंट हो सकता है। तो रेजिडेंट हो, पाकिस्तानी रेजिडेंट हो, ठीक है, और किसी के साथ रजिस्टर्ड हो, किसमें, जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे एक जो है शादमान इलाका है, उसकी दूसरी साइड पे जिनाह बाग के बिल्कुल सामने इनका ऑफिस है और वहाँ पे सारे बिजनेसमैन रजिस्टर्ड होते हैं। आपने एज ए बिजनेस पर्सन दुबई विजिट करना है, कहीं बाहर जाना है या इस तरह का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई लाइसेंस वगैरह लेने है, तो वो आपसे कहते हैं पहले इस इदारे से जाके रजिस्टर्ड हो, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उससे जो रजिस्टर्ड हो गया, चाहे उसकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन उसने क्या फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करनी। आगे चलते हैं। किसी ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन का वो क्या है, जो है वो रजिस्टर्ड है उसके साथ, ठीक है। मुख्तलिफ एसोसिएशन होते हैं, आपने देखा हर एक जो एक इलाका होता है उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई होती है, उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, फिर उनके इलेक्शन होते हैं। कुछ ट्रेड यूनियंस होती हैं, सुना है कभी, तो उनका अगर आप मेंबर हैं तो आपके लिए लाजमी है कि वो क्या हो, आप अपनी रिटर्न फाइल करें। कोई मार्केट कमेटी सुना हुआ है, ठीक है, खास मार्केट की खास कमेटीज बनी होती हैं, फिर वो वहाँ की जो है सिक्योरिटी, पानी, बिजली, इस तरह की चीज़ों का वो अपने ज़िम्मा लेते हैं, ठीक है। तो उनके अगर आप मेंबर हैं तो भी आपने रिटर्न फाइल करनी है। आगे कुछ आने, प्रोफेशनल बॉडी जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जितने भी इंजीनियर हैं वो किसके साथ रजिस्टर्ड है,
PEC के साथ। इसी तरह से पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, इसके साथ कौन रजिस्टर्ड है? डॉक्टर जितने भी हैं वो डॉक्टर रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान बार काउंसिल, इसके साथ कौन से होंगे? वकील लोग जो होंगे। एनी प्रोविंशियल बार काउंसिल, इसके साथ मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके साथ। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो अगर आप इनमें से किसी भी बॉडी के साथ रजिस्टर्ड हैं, चैम्बर के साथ रजिस्टर्ड है, और किसके साथ रजिस्टर्ड है? ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड है, मार्केट कमेटी के साथ रजिस्टर्ड है, और आप जो है किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है, जैसे PMDC हो गया, पाकिस्तान बार काउंसिल हो गया, इसी तरह से ICAP या ICMA के साथ रजिस्टर्ड है, तो आपने रिटर्न फाइल करनी ही करनी। आगे चलते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसने एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है, खैर इसको बाद में पढ़ते हैं, छोड़ दो। अब आगे चलते हैं, जरा आइएगा। पर्सन, इसको बाद में पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ा देता हूं, पहले इसका जरा इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन से वाला है? ये टैक्स जो है एक्स पॉइंट हमारा रह गया। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर किसी को बोर्ड कह दे कि आपने रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, जरा देखिएगा। पर्सन्स आर क्लास ऑफ पर्सन, कौन करता है? बोर्ड तो मेरे ख्याल में क्लास ऑफ पर्सन को करता है ना, पर्सन को तो कमिश्नर करता है, इसी वजह से पर्सन्स लिखा हुआ है। या क्या लिखा हुआ है? क्लास ऑफ पर्सन। ये ऊपर सारे क्या हैं? क्लासेस है ना, ये क्लासेस है। लेकिन उसके लिए अप्रूवल क्या लेनी पड़ेगी? मिनिस्टर इंचार्ज की। हमने देखा कोई एग्जाम्पशंस भी हों तो फिर भी वो मिनिस्टर के पास लेके जाते हैं, वगैरह वगैरह। खैर आगे, ये हमने पढ़ा हुआ है, जो 1A है वो हमने पढ़ा हुआ है। तो एक हमारा पॉइंट रह गया 10 का। मैं आपको एक कंसेप्ट आज का बताता हूं, जरा आइएगा। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? एक लाख, दो लाख, 9, 4 लाख, 6 लाख। चले टोटल कितना? 13 लाख ना, 13 ना मेरा, अच्छा चल। हाँ, डबल टैक्स बताएं। टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेएबल बताएं। तो बोले चलो। तावीज किधर है? किधर है आपके? एक लेट आए, दूसरा क्वेश्चन नहीं कर रहे जी। जी प्लस किसका? 1 लाख 20%। एक लाख 10, ठीक है, ये वो पे कर देगा और जान छोड़ जाएगी उसकी। क्लियर है? ये कहलाती है इनकम टैक्स रिटर्न। ये रिटर्न है, लेकिन ये पूरी नहीं है। रिटर्न में बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, एक सेक्शन आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो सेक्शन होगा उसमें लिखा होगा ग्रॉस रेंट। आपका हो गया जनाब 5 लाख, ठीक है। फिर वहां पे होगा 1/5 एक्सपेंस, समझ रहे? कितना कितना? 1 लाख, ये वहां पे होगा, ठीक है। फिर वहां पे होगा लीगल फीस, फिर वहां पे होगा, समझ ले, वो भी 1 लाख है, ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वहां पे आएगा जनाब इंटरेस्ट, वो कोई 2-3 तरह के इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, वो 1 लाख रुपए आपने लिख दिया, ठीक है। फिर आएगा जनाब इसी तरह से बैड डेट, इस सारी लिस्ट होती है, ठीक है। मैं कोई और एक्सपेंस कर रहा हूँ,
और वो कितना है 1 लाख। ये कुल मिला के कितने हो गए 4 लाख। इसमें से लेस हुआ तो कितना बच गया, ये हमने लाया। क्लियर हो गया। इसी तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल एक सेक्शन होंगे काफी सारे, वो करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो फिर कितना बन जाएगा ये 13 लाख। 13 लाख पे टैक्स कितना, वो एक चालान निकालेगा 1,10,000 रुपया पे कर देगा, उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी नहीं। और अगर ऑलरेडी पेड उसके टैक्स हुए जैसे सैलरी वगैरह, वो क्या करना माइनस कर दे 800। तो अनरजिस्टर्ड हो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। कौन से वाला, वो 100% क्रेडिट है ना। वो क्या कर रहे होंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे होंगे, उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, यही उनका बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखेंगे, उन पे टैक्स निकालेंगे, 100% टैक्स क्रेडिट देंगे। वो था ना स्टार्टअप हमने पढ़ा था, तो वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर अगर वो उसने शर्तें पूरी कर दी, कौन से वाली, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो, सेल्स टैक्स इनकम टैक्स और वो फाइल कर रहा, तो इधर लिखेंगे 100% क्रेडिट और वो आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है, उसको पे नहीं करना। यहाँ तक सब ओके है। ये करने के बाद अब उसको साथ में अगर तो है वो बिजनेसमैन, तो साथ में उसको अकाउंट्स देने पड़ेंगे जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, वो अटैच करेगा। अगर वो बिजनेसमैन है, उसके 3 मिलियन से ज्यादा कैपिटल है, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ लगाएगा। दोबारा से कानून है, 1 लाख से कम की कंपनी हो तो उसने ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं करवाने, यानी अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाना। प्योरली कैफ8 का कंसेप्ट है। 1 लाख से 1 मिलियन से 1 मिलियन तक अगर कैपिटल हो तो आपने ऑडिट नहीं करवाना। 1 मिलियन से 3 मिलियन तक चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा ले, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से करवा ले। और 3 मिलियन से ऊपर वाले जितने भी हैं वो कौन करेगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। यहां तक क्लियर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवा के इसके साथ अटैच करना होता है कि मेरी इतनी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। यहां तक क्लियर होंगे। इसके अलावा अगर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है तो आप एक स्टेटमेंट फॉरेन सोर्स एसेट के वो भी करेंगे और लायबिलिटीज। इसका मतलब है आपको अमेरिका से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि मेरी इतनी इनकम है, क्योंकि आप फॉरेन सोर्स इनकम पे, अगर वो सैलरी इनकम है तो आपके फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। अगर टैक्स कट जाए तो सैलरी पे, अगर फॉरेन सोर्स सैलरी पे टैक्स कट जाए तो वो क्या हो जाती है जी? आवाज नहीं आ रही या बने बाहर जाना है? अच्छा चले, खैर मैं समझ नहीं रहा आपको इशारा क्या कहते हैं। जो एसी नीचे करना, ये नीचे कर दें एसी, एसी नीचे करें जल्दी। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि अभी गर्मियां भी नहीं गई और उसी तरह से गर्मी है भी नहीं। एसी चलाएं तो सर्दी लगती है और ना चलाएं तो गर्मी लगती है। ठीक है चल, थोड़ा अगली करें रूट में। अच्छा चले आज लें जी। तो अब प्रॉब्लम है उसके लिए कि अमेरिका से उसने सर्टिफिकेट लाना है और वो सर्टिफिकेट उसने क्या करना है, अटैच करना है। उसमें होंगी इनकम और इसमें होंगे उसके एसेट और लायबिलिटीज वगैरह। इसको फॉरेन सोर्स एसेट और फॉरेन सोर्स लायबिलिटीज कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपकी सिर्फ फॉरेन सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स लायबिलिटीज हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक और छोटा सा एक सर्टिफिकेट होता, एक जगह होती है, उधर फिल करके आपकी जान छूट गई। तो अब तक आपने क्या लगाए हैं साथ में, अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर आप जो है आपके एसेट्स हैं, कुछ ना कुछ तो होंगे, वो साथ में आपको लगानी लगती है। उसको कहते हैं 116 वाली स्टेटमेंट, सेक्शन 116 वाली स्टेटमेंट। जरा समझिएगा जरा, ये इरेज कर दूं, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैसे है समझ आ गया। इसी तरह से हर एक की पूरी वर्किंग बतानी पड़ती है। ठीक है चले मैं आपको बताता हूं, अब जरा देखिएगा। जी जी हाँ वो करवा देंगे, कोई मसला नहीं। आप कैफ8 करें तो फिर आपका कोर्स करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इतना करवा सकते हैं। ठीक है, इधर फाइल करने के कोई सिलेबस में नहीं है ना, तो वो टाइम वो होगा। आप आखिरी पेपर दे के आए। ठीक है जी अपनी फर्म में नहीं, मैंने टीओ रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया आप लोगों की वजह से। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उसको रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, किस किस को रखे,
सारे बच्चे बराबर हैं, नाराज भी किसी को नहीं कर सकते, तो टीए के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं करवाया। मेरी दोनों फर्म्स जो हैं, फैसल अजीज एंड कंपनी भी, सुमेर अहमद कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दोनों जो है वो टीओ रजिस्टर्ड नहीं है। हम प्रेशर नहीं ले सकते, अब किसी का भी नहीं प्रेशर ले सकते, सीधी बात। कितने बंदे रख लूंगा मैं, एक बात कर समझ। तो बड़ी बड़ी फर्म जो है 4 5 7 बंदे रखते हैं, 10 बंदे, ये इससे ज्यादा नहीं। केपीएमजी ने पिछली दफा 31 बंदे रखे हैं टोटल, ठीक है, 30 रखे हैं, 30-31 बंदे रखे। आप खुद बताएं, केपीएमजी अगर इतने रखती है तो हमारे तो सैकड़ों स्टूडेंट होते हैं हर दफा। किस किस को रखे, एक को रखे तो दूसरे को क्या, वो सोतेला स्टूडेंट था। सारे एक जैसे है ना, तो ये मैं इस वजह से ना टीओ में रजिस्टर्ड नहीं। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए आना चाहिए तो भी कितने बंदों को रख सकते हैं, तो 4 5 2 4 जो टॉपर होते हैं ओवरऑल टेस्ट में, कैफ 8 में, तो उनको मैं मौका देता हूं मेरे साथ आ जाए, फिर एंड पे उनको सर्टिफिकेट भी दे देता हूं, ठीक है। तो ये मतलब उनको इनकम टैक्स सिखाते हैं, उनको सेल्स टैक्स सिखाते हैं, उनको अकाउंट्स बनाना सिखाते हैं, जितना हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना पहले स्टाफ चाहिए वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, पूरी क्लास उधर जाके बिठा दूं, मेरी जगह ना हो बैठने। तो जो टॉपर होते हैं ओवरऑल, उनको मौका देते हैं, कहीं आपको और मिल रही इंटर्नशिप तो वहां पे चले जाए, मेरे साथ अगर आना चाहें तो आपको मैं एक्सपीरियंस दे दूंगा। और उसके बाद जब पेपर देते हैं, जब रिजल्ट आता है तो दरमियान में 2-2.5 महीने का टाइम होता है, तो उतने टाइम को उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसका एक एज हो जाता है कि जनाब मैंने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में काम किया हुआ है या थोड़ा बहुत मुझे काम आता है। तो वो जो 2 महीने लगाने हैं नई फर्म ने उस पर, वो सेव हो जाते हैं, तो फर्म भी उनको ज़रा बेहतर प्रेशर करे। खैर ये तब की बातें हैं। वापस जी दुआएं देते हैं, पैसे नहीं जी। गोल्डन हैंडशेक, बड़ा तू बूढ़ा, 2 महीने में तुझे गोल्डन हैंडशेक चाहिए, चाहे अच्छा गोल्डन हैंडशेक चाहिए, चपेड़े, चिकन चपेड़े खिलाते आज। तो 116 की स्टेटमेंट है, 116 की स्टेटमेंट है, 116 की स्टेटमेंट है, ठीक है, ओके। 116 की स्टेटमेंट क्या है, उसमें 2 चीजें शामिल है। एक होती है वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, अब जरा सुनिएगा, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, और एक होती है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट जरा समझिएगा। ये है 2024, ये है 2023, ठीक है। 2023 और 24 इसमें आपके पास लैंड थी, 2023 की बात कर, ठीक है, समझ लें कोई, ठीक है, 1 मिलियन की, ऐसे कह, ठीक है। और आपके पास कार थी जो है वो कह लें कि 1.5 मिलियन की, ठीक है, 15 लाख की। इसके अलावा आप, ये सारी आपकी वेल्थ स्टेट, ये क्या है आपकी वेल्थ स्टेट। एक कंसेप्ट समझिएगा, अगले 10 मिनट हम यही समझेंगे, पढ़ेंगे कल, कोई मसला नहीं। ये समझना जरूरी है कि ओवरऑल क्या हो। कार जो है आपकी 15 लाख, ठीक है, 10 लाख की आपके पास कोई लैंड थी, कोई जितनी भी थी। इसके अलावा आपके पास ज्वेलरी थी, ठीक है, जो है वो कोई लैंड टोटल तेरे पास इतनी है, तो चोरी की है, हाँ, सारा कुछ गोल्ड में रखा हो, ठीक है। अच्छा चल, ज्वेलरी जो है 5 लाख, ज्वेलरी जो है 5 लाख, ये बिल्कुल इसी तरह से करते हैं हम, जिस बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हो, ठीक है। बकवास नहीं करो, ज्वेलरी कम पर। अच्छा, ज्वेलरी, इसके अलावा आपके पास बैंक में जो पड़े हुए हैं वो 2 लाख है, ठीक है, और आपके पास कैश है। ये ज्यादा आइटम होते हैं, जितने कोई हो सकते हैं। इवन घर में जो फर्नीचर है उसकी भी एक तखमीना लगा के हम लिखते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं। इवन आपके पास जो रिस्ट वॉच है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उनका भी एक अंदाजा लगाते हैं। उन पे भी तो पैसे लगते हैं, वो भी तो आपके एसेट्स हैं, जितने भी होते हैं जी। नहीं, उसकी कॉस्ट लेते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं। फिर जब सेल करते हैं, अगर वो कैपिटल एसेट है, अगर वो कैपिटल एसेट, फिर कैपिटल गेन आएगा।
और अगर मूवेबल है और कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर क्या होगा कैपिटल। तो इस वजह से उनकी क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं। जब सेल करेगा तब उसका प्लस माइनस देखेंगे। लाख रुपए की थी, 1.5 लाख की बिक है तो 50 का क्या आ जाएगा, और ये कैपिटल एसेट है। इसमें से पढ़ा था कैपिटल, भूल अल्हम्दुलिल्लाह भूल। अच्छा चले, तो फिर कैश है आपके पास जो है 1 लाख का। ये 2023 की बात हो रही, वो 2024 है। ये 2024 की रिटर्न फाइल की है, ठीक है। जरा देखिएगा। अब जनाब ये सारा कुछ आपके पास है, ठीक है। अब बढ़ाना चाहते हैं, इसको भी 10 लाख कर ले, कोई मसला नहीं, ठीक है। और इसको 20 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा अमीर अमीर फील करें ना, ठीक है। अच्छा इसको भी 10 लाख कर। अब बताएं टोटल 2023 के एंड पे कितने एसेट हुए आपके? 65 लाख, 6.5 मिलियन। क्लियर है? क्लियर हो गया? ये आपके पास 2023 की रिटर्न फाइल कर चुके हैं आप। अब किसकी फाइल करने लें? 2024 की वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओपनिंग बैलेंस 1/7/2023, टैक्स ईयर 2024 स्टार्ट हो। ओपनिंग बैलेंस कितना? 65 लाख। क्लियर हो गया? इस साल आपका इनफ्लो कितना? 13 लाख इनकम। इनफ्लो से मतलब क्या है? आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड सो ऑन। कितना? 13 लाख। कितना टोटल आपके पास पैसे होने चाहिए साल के दौरान? 65, यानी टोटल एसेट। कैश भी तो एसेट है। कितना आया? कितना? 78। लेकिन आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। माइनस आउटफ्लो। मसलन ये एजुकेशनल एक्सपेंस है, मसलन ये बिजली का बिल है, मसलन ग्रोसरी है, मसलन फलां। वो कह दे आपके 7 लाख का खर्चा हुआ। कितना? 7 लाख। अब आपके पास कितने एसेट होने चाहिए? कितने? 71 लाख। ये है वेल्थ रिकंसिलिएशन। अब इधर आ जाए, इधर आना चाहिए 71 लाख। ये भी अगर उतना है, कार भी उतनी है, ज्वेलरी भी उतनी है, बैंक और कैश में फिर इजाफा हो जाएगा। जरा बताइएगा कितना? हम दोबारा से कर लेते। ये कितना हो गया? 10 लाख। ये कार भी वही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आनी है, ठीक है। ये ज्वेलरी भी कितनी? 10 लाख। और बैंक में पड़ा हुआ है जनाब 25 लाख। अब बताएं कैश में कितना है? 11 लाख। समझ गए? ये इस तरह से फाइल करते हैं और ये वेल्थ रिकंसिलिएशन। अब बताएं उसके पास एक प्लॉट नजर आया, ये रिटर्न फाइल कर दी। रिटर्न में क्या बताया? मेरी कितनी इनकम है और टैक्स कितना दिया, और वो टैक्स भी यहां पे लिख दिया, आउटफ्लो पैसे दिए, ठीक है। तो कहता है मेरा पिछले साल एसेट कितने थे? 65 लाख। इस साल मेरा कितना आया? 13 लाख। मेरे खर्चे कितने हुए? मेरे पास 71 लाख होना चाहिए। और वो किस शेप में है? लैंड कितने की? बैंक में कितना? क्लियर हो गया? इसको कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट, इसको कहते हैं वेल्थ। अब बताएं वो एफबीआर वाले फिर रहे थे, आप एक गाड़ी पे जा रहे थे, 70-80 लाख की गाड़ी है। उसने रोका, अस्सलाम वालेकुम, किसके नाम है? अल्लाह का माल है, अपनी है। तो उसने कहा सीएनईसी बताओ, उसने सीएनईसी बताया, एनटीएन निकाला, इनमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है तुमने ब्लैक मनी से रखा हुआ जी? कैसे? वो भूपी की है? बंदे के पास हो तो वो आता है सेक्शन 111। वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में। उन्होंने पकड़ लेना है, उधर बिठा देना है। आपकी इनकम में, उस साल की इनकम में 65 लाख ऐड करना है, तो माशा से आपकी इनकम 13 लाख से कितने पे पहुंच जाएगी? आपने दिया हुआ है, बाकी देंगे तो उठने देंगे, वरना उधर ही बैठे रहो जी। सारा इनकम में
सारा इनकम में ऐड करेंगे। एसेट जो है, एसेट कहां से आता है? एसेट बचत से होता है, समझे? तो ये हम पूरा कंसेप्ट है, ये इस तरह से रिटर्न फाइल होती है। इस साल की इनकम, पिछले साल का ओपनिंग, इस साल की इनकम माइनस इस साल के खर्चे, इतने अब आपके एसेट होने चाहिए। इससे अगर ज्यादा निकले तो इसका मतलब है इनकम छुपा रहे हैं। पैसे तो हैं तुम्हारे पास, लेकिन उनको कितना शो कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं एसेट बियॉन्ड मीन्स। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया, लेकिन जितना पॉसिबल होता है। एक होती है टैक्स एवेजन, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस करते हैं जितना कानून हो सके। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 15.5 लाख टैक्स दिया पिछले साल में, थोड़े साल। इस दफा पता नहीं कितना बनता है, अभी रिटर्न फाइल नहीं की। पिछले साल ये जो है 15.5 लाख सिर्फ मेरा है, यानी पर्सनल और जो इतना एओपी वगैरह से और कंपनी वगैरह से मिला 15.5 लाख सिर्फ मैंने पे किया अपना हिस्सा। तो अच्छी खासी अमाउंट दे रहे हैं, और क्या करें, मर जाए। लें जी, नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होंगे उसके ओपनिंग पिछले साल के। फिर 23 की उसकी नहीं होगी, वो 24 की करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ बताएगा मेरे इतने थे। या फिर रिवर्स कर लेते, हम पूछते हैं अभी कितने एसेट है, उसके साथ एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हैं और इनकम लेस कर देते हैं, तो उसका ओपनिंग आ जाता है। रिवर्स कैलकुलेशन कर, लेकिन होती इसी तरह से। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे और यही वाली बातें यहाँ पे लिखी हुई।